हेलो जी, राम राम जी। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल कुछ इश्यू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो हम कल की भरपाई इस वीडियो में पूरी करेंगे और इसके 2 आवर बाद आपको एक वीडियो और अपलोड करके देंगे हम यूट्यूब पर, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो बच्चों, आपको यदि फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है, वहाँ पर अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर आपको जाकर जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके फर्स्ट यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब तक हमारी जो यूट्यूब पे हो चुकी है वो 5 क्लासेस हो चुकी है और ये हमारी 6ठी क्लास है आज। तो बच्चों, आपने यदि हमारी 5 क्लासेस नहीं लिया तो आप प्लीज़ उन्हें यूट्यूब पर जाकर अश्विनी स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए और वहाँ पर जाकर आप इन्हें 5 क्लास को ले सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की हमारी हेडिंग है स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह। बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह होते हैं इसमें 6 प्रकार के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। बच्चों ये देखो, पहला चिन्ह इसमें प्रयुक्त जो होता है वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों। और इसको प्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चों? प्रेजेंट किया जाता है वी से। और बच्चों, इसमें जो सेकंड चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं बच्चों वेवलेंथ। ठीक है। और बच्चों, हम वेवलेंथ को किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों? वो करते हैं हम लैम्डा से। और बच्चों, इसमें जो थर्ड चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है म्यू। ठीक है बच्चों। और म्यू को हम और एक म्यू में कितने मीटर होते हैं बच्चों? वो होता है 10 की पावर, एक म्यू में होते हैं बच्चों 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसमें जो फोर्थ चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है बच्चों नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितने मिली माइक्रोमीटर होते हैं बच्चों? वो होता है 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसमें जो फाइव चिन्ह प्रयुक्त होता है बच्चों वो होता है एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होता है बच्चों? वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स किसके बराबर होता है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स जो बराबर होता है वो होता है 1/, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों, ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला चार्ट है और इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। इस चार्ट में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का धरा मिलेगा आपको। ठीक है। तो बच्चों, ये होते हैं आपके विकिरण के प्रकार। और बच्चों, ये जो वेवलेंथ होते हैं ये होते हैं एंगस्ट्रम में, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये होते हैं आपकी एनर्जी। तो बच्चों, ये होते हैं आपके आंतरिक चिन्ह, और आंतरिक चिन्हों की वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों? वो होते हैं 0.01। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? वो होते हैं 3 × 10 की पावर 21। और बच्चों, इनकी एनर्जी कितनी होती है बच्चों? वो होती है इनकी एनर्जी 1.2 × 10 की पावर 9। और अब बात करते हैं बच्चों हम गामा किरणें। गामा किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों? वो होते हैं गामा किरणें की वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10 की पावर 16। और इनकी एनर्जी कितनी होती है गामा किरणों की? गामा किरणों की एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है 1.2 × 10 की पावर 8। इसी प्रकार बच्चों जो होते हैं वो होती है एक्स किरणें। इनकी एक्स किरणें होती है। इसी प्रकार पराबैंगनी किरणें होते हैं, दृश्य किरणें होते हैं, इंफ्राल किरणें होते हैं, माइक्रो तरंगे होते हैं और रेडियो तरंगे होते हैं। तो बच्चों, आपको ये पूरा चार्ट याद कर लेना। इस चार्ट में से आपका एक क्वेश्चन पक्का धरा मिलेगा एग्जाम में, और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है किसी अणु की आंतरिक ऊर्जा। अब बच्चों, किसी अणु की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों? वो होती है इंटरनल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिशियन एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन एनर्जी। इन चारों एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है बच्चों। अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन एनर्जी क्या होती है बच्चों। जो इलेक्ट्रिशियन एनर्जी होती है बच्चों वो किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है। ठीक है बच्चों। अब जो हमारी नेक्स्ट एनर्जी है वो है बच्चों वाइब्रेशन एनर्जी। वाइब्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों कंपन एनर्जी। अब कंपन एनर्जी क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा जो स्प्रिंग होता है, जब आप स्प्रिंग को खींच देते हो तो क्या होता है? स्प्रिंग ऐसे करके दोलन करने लगता है, और वो जो दोलन करता है उसी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन एनर्जी यानी कि कंपन एनर्जी। ठीक है बच्चों। अब थर्ड एनर्जी की हम बात करते हैं। इसको जो रोटेशन एनर्जी होती है इसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों घूर्णन ऊर्जा। अब घूर्णन ऊर्जा क्या होती है बच्चों? आपने देखा हो जो लट्टू होता है, जब कोई लट्टू अपने एक ही अक्ष के परितः क्या होता है? लट्टू अपने एक ही अक्ष के परितः घूमता रहता है एक ही स्थान पर। तो बच्चों, उस समय जो उत्पन्न एनर्जी होती है बच्चों उस एनर्जी को हम कहते हैं घूर्णन अक्ष, घूर्णन एनर्जी। ठीक है बच्चों। अब लास्ट एनर्जी हमारी ई, ट्रांसलेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों स्थानांतरण। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है बच्चों।
और अब स्थानांतरण एनर्जी क्या होता है? स्थानांतरण एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जिसको हम क्वांटीकृत नहीं कर सकते, जिसको हम क्वांटीकृत नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। और ये जो एनर्जी होती है बच्चों, ये एनर्जी होती है नगण्य रूप से एकदम अलग होती है। ठीक है बच्चों। और हम इस एनर्जी को बिल्कुल भी उपेक्षित नहीं कर सकते। बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बच्चों पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? इनको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, जिनमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिकों की अशुद्धियों का जांच होता है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं बच्चों? जिनके अंदर कार्बनिक यौगिकों की अशुद्धि का जांच किया जाता है। ठीक है बच्चों। देखो, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तकनीक है जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों में अशुद्धियों की जांच के लिए आजकल आमतौर पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और इसका उपयोग जानते हैं हम, उपयोग क्या होता है? अम्लों और बेसों के वियोजक के निदान में। और सेकंड पॉइंट है पराबैंगनी विस्तार में कतिपय अभिक्रिया और बल गति के अध्ययन में भी होता है। ठीक है बच्चों। तो किसके अंदर? अम्लों और बेसों के व्यंजकों के निदान में भी होता है। ठीक है बच्चों। और पराबैंगनी विस्तार में कतिपय अभिक्रिया, जो हमारी अभिक्रिया होती है उनकी बल गति के अध्ययन में भी होता है। तो बच्चों जो अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं, इनको दो स्पेक्ट्रों में डिवाइड किया गया है। दो स्पेक्ट्रों में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से? देखो बच्चों, जो 2000 से 4000, बच्चों 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के जो बीच का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को मैं क्या कहूँगा? इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है बच्चों। ये लिखा हुआ 200 से 400 एंगस्ट्रॉम के बीच का क्षेत्र बच्चों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों 2000 एंगस्ट्रॉम, और बच्चों इससे जो नीचे का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम सुदूर या निर्वात क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये एग्जाम में भी आया है। पराबैंगनी क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य को नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसमें व्यक्त किया जाता है इसको। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुख्य घटक। अब बच्चों इसमें पहली हेडिंग है विकिरण स्रोत। अब बच्चों विकिरण स्रोत देखो, जो पराबैंगनी विकिरणें होती है बच्चों, पराबैंगनी विकिरण के लिए एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप स्रोत होता है। ठीक है बच्चों। जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उनके लिए एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो दृश्य विकिरण होती है बच्चों, देखो जो बच्चों दृश्य विकिरण होती है, इनको उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का एक आमतौर पर प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है नमूना सेल। बच्चों नमूना सेल के बारे में जान लेते हैं। पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में, जो आपका पराबैंगनी क्षेत्र होता है और दृश्य क्षेत्र, उन दोनों में क्वार्टर सेलों का प्रयोग किया जाता है। कौन से सेलों का प्रयोग किया जाता है बच्चों? वो किया जाता है क्वार्टर सेलों का प्रयोग किया जाता है। संसूचक देखो बच्चों, बाधा पर सेल और फोटोफरगुनक नली का प्रयोग किया जाता है। जो संसूचक होता है इसके अंदर 2 सेल का प्रयोग किया जाता है। पहली सेल बाधा पर सेल का, और दूसरा बच्चों किया जाता है फोटोपरगुनिक नली का। ठीक है बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। अब बच्चों इसके अंदर भी एक हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है बच्चों गुणात्मक विश्लेषण। अब बच्चों गुणात्मक विश्लेषण होता क्या है बच्चों? देखो, गुणात्मक विश्लेषण आपका वो विश्लेषण होता है जिसके अंदर यौगिक की पहचान की जाती है। ठीक है बच्चों। यौगिक की पहचान की जाती है, और पहचान करने के बाद तरंग दैर्ध्य लैम्डा और प्लस जो होता है आपका अवशोषण, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इनके बीच में एक वक्र खींच दिया जाता है। देखो, तरंग दैर्ध्य और अवशोषण अंश के बीच में एक वक्र बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है, अब बात करते हैं मात्रात्मक विश्लेषण। अब बच्चों मात्रात्मक विश्लेषण जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब मात्रात्मक विश्लेषण बच्चों क्या होता है? इसमें जो अज्ञात विलयन होता है उसकी सांद्रता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है बच्चों। देखो, मात्रात्मक विश्लेषण में ग्राफ के द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो
ये जो होता है ना, ये पूरी विधि किस पर आधारित होता है बच्चों? ये होते हैं बियर के नियम पर आधारित होती है। किसके नियम पर? जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है ना बच्चों, ये बियर के नियम पर आधारित होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रकाश अवशोषणांक के नियम। अब बच्चों ये जो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, इन कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की आमतौर पर विलयन में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बच्चों जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनके अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रम होते हैं, इन सब के विलयन को क्या किया जाता है बच्चों? रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, ये दो कंडीशन पर अप्लाई होता है। एक तो लैम्बर्ट के नियम पर होता है बच्चों, और जो सेकंड नियम है बच्चों वो होता है बियर का नियम। इन दोनों कंडीशनों पर ये अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं। अब बच्चों जो लैम्बर्ट का नियम होता है वो होता है आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है बच्चों, ये होता है लैम्बर्ट का नियम। तो बच्चों आपको इन पर कोई ध्यान नहीं देना है बच्चों, बस आपका एग्जाम में आएगा लैम्बर्ट का नियम क्या होता है बच्चों, वो होता है, ये इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में भी आया हुआ है बच्चों। ये होता है आई बराबर आई नॉट मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है बच्चों। बच्चों सेकंड होता है हमारा बियर का नियम। बियर का नियम क्या होता है बच्चों? बियर का नियम होता है ए बराबर एप्सिलॉन सी एक्स। बच्चों इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आज तक एग्जाम में नहीं आना है, तो इन पे प्लीज़ ध्यान मत देना। ए बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, सी बराबर, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको जिससे ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। बियर का नियम क्या होता है? बियर का नियम होता है बच्चों ए बराबर एप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखो देखो बच्चों अवशोषकता बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार विलयन के रंग पर निर्भर करती है। जो बच्चों अवशोषकता होती है वो बियर लैम्बर्ट के नियम के अनुसार विलयन के रंग पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। एक नोट पॉइंट हो रहा है बच्चों, इसको ध्यान रखना। घूर्णन संक्रमण उत्पन्न करने के लिए बच्चों, जो घूर्णन संक्रमण होता है उसको उत्पन्न करने के लिए सबसे कम एनर्जी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। किसकी ऊर्जा होती है? सबसे कम एनर्जी की होती है बच्चों। और कंपन संक्रमण उत्पन्न करने के लिए जो आपका वाइब्रेशन है बच्चों, उसको उत्पन्न करने के लिए उससे अधिक एनर्जी की तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। बच्चों ये आपको याद आया कुछ? अभी मैंने बताया था आपकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है बच्चों, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस ई, वाइब्रेशन एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, और प्लस जो मैंने कौन सी एनर्जी बताई थी बच्चों, बताओ बताओ बच्चों, वो होती है आपकी ट्रांसलेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें किसकी होगी बच्चों? वो होगी इलेक्ट्रॉनिक की। उससे कम किसकी होगी? वाइब्रेशन की। ठीक है बच्चों। और सबसे कम किसकी होगी? घूर्णन की। ठीक है बच्चों, ये नोट पॉइंट है आपको। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम चलते हैं, अपने ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, और अब हम चलते हैं बच्चों अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है यू बराबर सी वी की बार, ऑप्शन बी है बी बराबर वी की बार बराबर सी वी, और ऑप्शन सी है वी बराबर एच वी बार, और ऑप्शन डी है वी बार बराबर एच वी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे किस प्रकार संबंध होते हैं? तो बच्चों इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, यू बराबर होता है सी वी बार। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? देखो बच्चों यही वाला क्वेश्चन आ गया। एक अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है? घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, या डी? ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका डी हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है वो आपकी घूर्णन ऊर्जा भी होती है, और आपकी वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है, आपकी स्थानांतरण एनर्जी भी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, तरंग संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन ए सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी है सेंटी उसका सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इसका तो आपको उत्तर पता ही होगा, जो तरंग संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है बच्चों 1/तरंग दैर्ध्य,
तरंग दैर्घ्य के समान बच्चों। सी ऑप्शन है तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य इंटू प्रकाश की चाल, और ऑप्शन दिया तरंग दैर्घ्य इंटू प्रकाश की चाल। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आपकी तरंग दैर्घ्य होते हैं उसको परिभाषित किया जाता है 1/λ के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों एक अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है? आंतरिक एनर्जी बराबर होता है ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा। ऑप्शन बी है बच्चों आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस स्थानांतरण ऊर्जा, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा प्लस स्थानांतरण ऊर्जा, या डी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा ई आंतरिक एनर्जी बराबर होता है बच्चों आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी प्लस स्थानांतरण एनर्जी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों जो लैम्बर्ट का नियम क्या होता है? बच्चों लैम्बर्ट का नियम होता है बच्चों I बराबर I0 e⁻⁴ax। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और सेकंड ऑप्शन है I बराबर I0 मल्टीप्लाई I0 e⁻⁻ax। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए भी ठीक है, क्योंकि I बराबर I0 e⁻⁻kx दे रखा है बच्चों। चाहे ए की जगह के लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों। चाहे अब सेकंड ऑप्शन दे रखा है I बराबर I0 इसकी पावर -ax। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए और बी, यानी कि इसका ए और बी दोनों ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पराबैंगनी विकिरणों के लिए लैंप स्रोत प्रयुक्त होता है बच्चों? हाइड्रोजन लैंप, टंगिस्टन लैंप, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप या टंगिस्टन फिलामेंट लैंप। जो बच्चों इसके लिए जो पराबैंगनी विकिरण के लिए लैंप स्रोत होता है बच्चों वो होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संसूचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों ऑप्शन है बाधा परत सेल, ऑप्शन बी है फोटो परगुनिक नलिका, ऑप्शन सी है बच्चों ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो प्रयुक्त होती है संसूचक के लिए बच्चों फोटो परगुनिक नलिका भी प्रयोग होता है और बाधा परत सेल का भी प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा सी। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गुणात्मक विश्लेषण में निम्न में से किसके बीच वक्र बनाया जाता है? अब बच्चों देखो, अब बच्चों ऑप्शन ए न दे रखा है तरंग दैर्घ्य तथा सांद्रता, तरंग ऑप्शन बी है तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, ऑप्शन सी दे रखा है तरंग दैर्घ्य तथा वेग, ऑप्शन डी दे रखा है तरंग दैर्घ्य तथा अवशोषण केंद्र। तो बच्चों किसके बीच वक्र बनाया जाता है? बच्चों ये उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तरंग दैर्घ्य और अवशोषण के अंश होता है बच्चों ये एप्सिलॉन, इनके बीच में वक्र बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मात्रात्मक विश्लेषण में ग्राफ के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? अनुभार का, रासायनिक बल गति का, अम्लों तथा बेसों के व्यंजक का, अज्ञात विलयन का। बच्चों मात्रात्मक विश्लेषण आपको मैंने क्या बताया बच्चों? जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है जिसमें अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अज्ञात विलयनों की सांद्रता। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो गुणात्मक विश्लेषण की डेफिनेशन जो क्या होती है बेटा? गुणात्मक विश्लेषण बेटा वो होता है जिसके अंदर यौगिक की पहचान की जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कीटो स्वरूप में तरंग दैर्घ्य तथा अवशोषण के अंश के मान कितने होते हैं? बच्चों ऑप्शन है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 275 नैनोमीटर और 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर 16,000। तो ऑप्शन बी है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर 16, और ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 275 नैनोमीटर और 16,000 शाई के लिए, और ऑप्शन डी है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए 16,000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। इसके लिए कितना होता है? शाई मैक्सिमम बराबर लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए होता है मान 16। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी दृश्य विकिरण को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है बच्चों। हाइड्रोजन लैंप का होता है, टंगिस्टन लैंप का होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का होता है, टंगिस्टन फिलामेंट लैंप का
होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का प्रयोग होता है दृश्य विकिरण को उत्पन्न करने के लिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, इनोल्स स्वरूप में तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषण के अंश के मान बच्चों कितने होते हैं। अब देखो बच्चों इनोल की हम बात करते हैं। इनोल स्वरूप में बच्चों इसके लिए है फर्स्ट ऑप्शन लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर होता है 16। और ऑप्शन नंबर भी है लैम्डा मैक्सिमम के लिए होता है 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए 16,000। और सी है ऑप्शन लैम्डा मैक्सिमम के लिए 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए 16,000। और ऑप्शन नंबर डी है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए होता है 16। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों 3 × 10⁻16 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो बच्चों जो गामा किरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। माइक्रो तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 3 × 10⁻6 एंगस्ट्रम और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 × 10�9 एंगस्ट्रम और बच्चों ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 × 10⁻13 एंगस्ट्रम और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 × 10⁻33 एंगस्ट्रम। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3 × 10�9 एंगस्ट्रम। तो इसकी जो किरणें होती है तरंग दैर्ध्य कितनी होती है माइक्रो तरंगों की, तो वो होती है बच्चों 3 × 10�9 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। बच्चों अब आंतरिक किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। जो आंतरिक किरणें होती है बच्चों इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों 3.95 × 10⁻14 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 × 10�9 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये जो आपकी आंतरिक किरणें होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 18 की अब बात करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 18 होता है वो कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर इनवर्स किसका प्रतीक है। बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा फ्रीक्वेंसी का, ऑप्शन नंबर बी दे रखा तरंग दैर्ध्य का, ऑप्शन नंबर सी दे रखा तरंग संख्या, ऑप्शन नंबर डी दे रखा ऊर्जा। तो बच्चों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेंटीमीटर इनवर्स जो प्रतीक होता है बच्चों वो होता है तरंग संख्या का। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है 38, 150, 150 या 0.01। तो बच्चों जो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों वो होते हैं 150। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ठीक। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। रेडियो तरंगों की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3.99 × 10⁻⁴ और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3.99 × 10⁻⁵ और ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों 3.99 × 10⁻⁷ और ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों 3.99 10⁻8। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ठीक बच्चों वो हो जाएगा इसकी जो होती है वो होती है 3.99 × 10⁻8। बच्चों अब ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये तो बच्चों ये बुक के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे और समथिंग में कम से कम 9 क्वेश्चन बच्चों मैंने इसमें करा रखे हैं। तो इस चैप्टर के बच्चों आपके 29 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि जो बच्चों अल्ट्रावायलेट होता है बच्चों उसमें संदर्भ सेल प्राय किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर है क्वार्टर सेल का, ऑप्शन नंबर बी पायरेक्स कांच का और ऑप्शन सी कहता है बोरोसिकिट कांच का। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो सेल बना होता है बच्चों वो होता है क्वार्टर कांच का। ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी कहता है बियर का नियम प्रयुक्त होता है केवल ठोसों में, द्रव्य विलयनों में, गैसों में और अर्ध ठोस पदार्थों में। तो बच्चों जो बियर का नियम प्रयुक्त होता है बच्चों वो होता है द्रव्य विलयनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2019 के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
विद्युत चुम्बकीय विकिरण का बढ़ता क्रम क्या होता है? बच्चों पहला ऑप्शन क्या था, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव होता है, उसके बाद दृश्य होता है, फिर दृश्य अवरक्त होता है, उसके बाद एक्स किरणें होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेडियो वेव होता है ऑप्शन बी में, फिर उसके बाद अवरक्त होता है, फिर दृश्य होता है, फिर एक्स किरणें होता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या था, पहले एक्स किरणें होता है, फिर दृश्य होता है, फिर फिर अवरक्त होता है, फिर रेडियो वेव होता है। और ऑप्शन डी क्या था, एक्स किरणें होता है, आवर्त किरणें होता है, दृश्य किरणें होता है, रेडियो वेव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, वो होगा बी। जो सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा होता है, पहले रेडियो का होता है, फिर उसके बाद अवरक्त का होता है ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद दृश्य का होता है, फिर एक्स किरणों का होता है। ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखो, विकिरण के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में 700 मेगाहर्ट्ज तथा 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की आवृत्तियां क्रम से विद्यमान है? बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है अवरक्त तथा रेडियो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेडियो आवृत्ति तथा अवरक्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है अवरक्त तथा दृश्य, ऑप्शन नंबर डी कहता है माइक्रोवेव तथा अवरक्त। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये होता है रेडियो आवृत्ति तथा अवरक्त की होती है बच्चों। कितनी ये होती है बच्चों, 700 मेगाहर्ट्ज से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की आवृत्ति है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, निम्न में से कौन सा विकिरण अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला है? यानी कि बच्चों जो एकदम अलग है। IR किरणें, ऑप्शन नंबर बी कहता है UV किरणें, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक्स किरणें, और ऑप्शन नंबर डी कहता है गामा किरणें। तो बच्चों जो सबसे अल्पतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है बच्चों, गामा किरणें की। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा कथन सही है, लैम्डा समानुपाती होता है ई के। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है यू बार समानुपाती होता है लैम्डा के, और ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों लैम्डा समानुपाती होता है वी के, ऑप्शन नंबर डी कहता है वी बार समानुपाती होता है ई के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वी बार समानुपाती होता है किसके, ई के। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूमेरिकल है। एक संक्रमण की ऊर्जा काट रखा है। एक संक्रमण की जो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी, 5.4 × 10⁻15 हर्ट्ज है, और इसकी तुल्य तरंग दैर्ध्य मान क्या होगी, यानी क्या पूछा, लैम्डा पूछा बच्चों इसमें। इसका ऑप्शन नंबर ए 5.6 × 10⁻8 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए 5 × 10⁻6 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी 560 नैनोमीटर, या फिर सभी होगी। बच्चों देखो क्या उत्तर होगा इसका, हम जानते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है बच्चों। देखो इसके अंदर हमें वी दे रखी, जो हमें फ्रिक्वेंसी वो कितनी दे रखी, वी बराबर दे रखी है 5.4 × 10⁻15 हर्ट्ज। बच्चों हम जानते हैं सी बराबर प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, लैम्डा बराबर कितना होता है, वो होते हैं सी/वी होते हैं। बच्चों में सी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है। देखो बच्चों सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ पुट कर दी इसमें। ठीक है बच्चों। और वी कितनी दे रखी है आपको फ्रिक्वेंसी, 5.4 × 10⁻15। तो बच्चों हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 लगा दी, और काट पीट के कितना उत्तर आ गया हमारा, ये काट पीट के बच्चों ये उत्तर आ गया हमारा लगभग में 5.6 × 10⁸ मीटर। ठीक है बच्चों, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों, तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है बच्चों 1/λ से, या लैम्डा के समान, या लैम्डा इंटू प्रकाश की चाल, और ऑप्शन नंबर लैम्डा इंटू सी। तो बच्चों या ऑप्शन नंबर डी, या सभी। तो बच्चों जो तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है 1/λ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, घूर्णन ऊर्जा, कंपनिक ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, या सभी होती हैं। तो बच्चों जो एक अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, वो होती है घूर्णन भी होते हैं, आंतरिक भी, कंपनिक ऊर्जा भी होते हैं, स्थानांतरित। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।